आज के सत्र से हम शुरू करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानियों को। तो ये एक एक करके हम उन सभी कहानियों को देखेंगे। तो पहली जो हमारी कहानी आ रही है, उसने कहा था कि रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, हम बात करते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय की। तो इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? राजस्थान के जयपुर जिले में 7 जुलाई 1883 में। मूल रूप से ये कहाँ के निवासी थे? ये मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के निवासी थे। इनका जो मूल निवास था वो गुलेर गांव था। इसी कारण से जो चंद्रधर शर्मा जी हैं वो अपने नाम के पीछे क्या लगाते थे? गुलेरी। इनके पिता की बात करें तो इनके पिताजी का नाम क्या था? शिवराम शास्त्री, जो जयपुर दरबार में ज्योतिर्विद के रूप में कार्यरत थे। इनकी माता का नाम लक्ष्मी देवी, और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर पर रह गई पूरी हुई। इसके बाद इन्होंने अपने जो बीए है वो प्रयाग विश्वविद्यालय से पूर्ण किया। एमए इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से पूर्ण किया। अब बात करते हैं इनके साहित्यिक परिचय की। तो इन्होंने कहानी, निबंध, ठीक है, निबंध कैसे लिखे? इन्होंने ललित विवेचनात्मक, शोध पत्र, समीक्षाएं, संपादकीय, टिप्पणी लेखन आदि में कार्य किया है। तो सबसे पहले हम इनकी कहानियों को देखते हैं। तो इनकी जो पहली कहानी है सुखमय जीवन, जो सन 1911 में प्रकाशित हुई। बुद्धू का कांटा सन 1914 में प्रकाशित हुई। उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई, और इसी कहानी की वजह से इनको इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। निबंध में देखिए तो मारेसी मोही कुंठाव और कछुआ धर्म। आलोचना, तो आलोचना में इन्होंने जो उनका शीर्षक रहा है पुरानी हिंदी। इसके बाद हम देखते हैं शोधपरक ग्रंथ कौन सा रहा है इनका? महर्षि चौन का रामायण। संपादन में तो किस किस का इन्होंने संपादन कार्य किया है? समालोचक पत्रिका, जो कैसी है? मासिक। देवी प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला का भी इन्होंने संपादन कार्य किया। उसके साथ ही इन्होंने सूर्य कुमारी पुस्तकमाला का भी संपादन कार्य किया। नागरी प्रचारिणी पुस्तकमाला में भी इन्होंने संपादन मंडल में अपनी सहभागिता निभाई। इसके अलावा इन्होंने कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स नामक अंग्रेजी ग्रंथ की रचना भी की। 1900 में जयपुर नागरी मंच की स्थापना में इन्होंने सहयोग प्रदान किया। सन 1916 में मेयो कॉलेज में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। उसके बाद 1920 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या विभाग के प्राचार्य ये नियुक्त हुए। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपनी कहानी की। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी, जिसका नाम क्या है? उसने कहा था। तो इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो ये कब प्रकाशित हुई? सन 1915 में प्रकाशित हुई। और ये कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है। युद्ध की विभीषिका के बीच निश्चल प्रेम पवित्र की अभिव्यक्त करने वाली कालजयी कहानी के रूप में इसे जाना जाता है। अगर हम पात्रों की बात करें तो इसमें जो महत्वपूर्ण पात्र है या नायक कहें में से तो लहना सिंह है। उसके बाद नायिका की बात करें तो सूबेदारनी। इसके अलावा वजीरा सिंह, हजारा सिंह, बोधा सिंह पुत्र सूबेदार। ठीक है, तो इसमें जो सूबेदारनी होती हैं तो उनका विवाह किससे होता है? हजारा सिंह से, जो कौन होते हैं? सूबेदार। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? सूबेदारनी। और इन दोनों का जो पुत्र होता है वो कौन होता है? बोधा सिंह। ठीक है, हम चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो युद्ध और प्रेम के बीच प्रेम, कर्तव्य, देश प्रेम के त्रिकोण को निराले अंदाज में अभिव्यक्त करने वाली ये कहानी है। इस कहानी में क्या क्या दिखाया है आपको? युद्ध और प्रेम के बीच जो निश्चल प्रेम है उसका वर्णन इस कहानी में मिलता है। तो जो जहाँ से कहानी की शुरुआत होती है, कहाँ से होती है? ये अमृतसर के बाजार से, जहाँ पर 12 वर्ष का लड़का और 8 वर्ष की लड़की की चौक की एक दुकान पर मुलाकात होती है। जो लड़का मामा के केस धोने के लिए दही लेने आता है, लड़की किस लिए उस चौक पे आती है? रसोई की बड़ियाँ लेने। ठीक है, तो जो लड़का रहता है वो लड़का कौन है? वो लड़का है लहना सिंह। ठीक है, और जो लड़की 8 वर्षीय लड़की है वो कौन है? सूबेदारनी। तो लड़की अमृतसर क्यों गई होती है? वो अपने मामा के यहाँ, उनके मामा का क्या नाम था? अतर सिंह। और लड़के के जो मामा थे वो कहाँ रहते थे? गुरु बाजार में। ठीक है, और तो इसमें एक महत्वपूर्ण कथन की चर्चा होती है। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया भी जाता है कि तेरी कुड़मई हो गई क्या? तो ये किसने कहा था? लहना सिंह ने। किससे कहा था? सूबेदारनी से, जब वो छोटी थी तब। फिर यहाँ से हमारा पहला जो भाग है वो खत्म होता है। उसके बाद जो हमारा दूसरा भाग है हमारी कहानी का वो स्टार्ट हो जाता है। तो दूसरे भाग में हम क्या देखते हैं कि भारतीय जवानों के बीच वह बालक जमादार लहना सिंह अब कितने वर्ष का हो गया है? 25 वर्ष के रूप में दिखता है। यानी कि दूसरे भाग में हम देखते हैं कि लहना सिंह अब किस में भर्ती हो गया है? फौज में।
तीसरे भाग में हम बात करें तो लहना सिंह द्वारा बोधा सिंह के अस्वस्थ होने पर उसकी सहायता करना। तो तीसरे भाग में हम देखते हैं कि जो लहना सिंह है वो किसकी सहायता कर रहा है, हजारा सिंह के पुत्र की यानी कि बोधा सिंह की, ठीक है, क्योंकि वो उस समय बीमार हो जाता है। तो ये लोग अभी कहाँ पर हैं, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो ये जर्मनी के विरुद्ध मोर्चे पे डटे हुए थे, ठीक है। अब तीसरे भाग के बाद में ही हम देखते हैं कि इसमें जो नकली लप्टन साहब माने कि जर्मन जो सैनिक आता है वो नकली वेश बदल के आता है। इसके बाद क्या चौथा भाग स्टार्ट हो जाता है जिसमें लप्टन के साथ लहना सिंह का युद्ध होता है। इसमें जो नकली लप्टन होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। 70 जर्मनों का खाइयों पर धावा बोलना, लहना सिंह का 8 साथियों के साथ मिलकर उनसे लड़ना, लहना सिंह की पसली व कमर में गोली लगना, ये महत्वपूर्ण दृश्य रहे हैं इस भाग में, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब हजारा सिंह को पता चलता है कि यहाँ पर कोई नकली लप्टन घुसा आया है और उसने यहाँ पर क्या है गोलीबारी की है, तो जिसमें लहना सिंह काफ़ी ज़्यादा चोटिल हो जाता है, तो वो उसे भेजना चाहते हैं, है ना, पर वो नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि उस समय जो सूबेदारनी का जो बेटा होता है उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है, तो इस वजह से वो उन लोगों को पहले भेजता है। और हम आगे देखते हैं कि हजारा सिंह चाहते हुए भी लहना सिंह को भेज नहीं पाते हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं, कसम दे देता है, ठीक है। अब हम इस दृश्य में देखते हैं कि लहना सिंह एक कथन और कहता है कि सूबेदार से कहता है कि जब वे घर जाए तो उनसे अवश्य कह दे कि मुझे उन्होंने जो कहा था वो मैंने कर दिया। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सूबेदारनी की, ठीक है। तो ये तो हमारा चौथा दृश्य होता है। अब हम चलते पांचवें दृश्य में। तो पांचवें दृश्य में क्या देखने को मिलता है, तो इसमें पांचवें दृश्य में वो लहना सिंह अपनी पुरानी स्मृति में खो जाता है। जब वो सूबेदारनी से, जब वो छोटा था 12 वर्ष का था, तब उसे सूबेदारनी मिली थी, तब वो सूबेदारनी नहीं थी, वो 8 साल की एक लड़की थी। तो वो एक तरफा उससे प्रेम करने लगता है, तो वहाँ पे उसकी सारी स्मृतियाँ एक करके याद आने लगती हैं। उसके बाद जब वो एक बार हजारा सिंह के साथ उनके यहाँ जाता है तो वहाँ पे सूबेदारनी से पहचान लेती है, तो वहाँ पे इन दोनों में बातचीत होती है। तो सूबेदारनी जो है वो लहना सिंह से कहती है कि वो मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करे। तो वो वहाँ पे ये पढ़ ले लेता है कि जब तक उसमें जान रहेगी तब तक वो उसके पति और बेटे की रक्षा करेगा। तो इसी कथन के साथ यहाँ पे क्या है, लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो इस कहानी में लेखक ने इसके जो केंद्रीय पात्र है चरित्र लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य तथा आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। इस कहानी में लहना सिंह अपने बचपन की प्रेमिका के कहने पर उसके पति की रक्षा करते करते युद्ध भूमि पर अपने प्राणों का बलिदान कर देता है और उसकी बात का मान रखता है। तो ये कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अब चलते हैं हम अपनी अगली कहानी की ओर। परीक्षा की दृष्टि से जो विस्तार से नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो मेन चीज़ें हैं इसमें हम वही देखेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा दिन भी नहीं रहे हैं, तो जहाँ से संभावना बनती है एग्जाम में आने की, तो वही चीज़ें इस यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम। अब चलते हैं अपनी अगली कहानी के ऊपर, जिसका नाम है परिंदे। तो परिंदे किसके द्वारा रचित है, निर्मल वर्मा के द्वारा। तो इनका जीवन परिचय देखते हैं। तो जो निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था, 3 अप्रैल 1929 में शिमला में, ठीक है। ये अपने माता पिता के 5वीं संतान थे। इनके जो पिता थे कौन थे, नंद कुमार वर्मा, और वो कौन थे, ब्रिटिश सरकार में डिफेंस के बड़े अधिकारी थे। अगर इनकी हम एजुकेशन की बात करें तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से इन्होंने एमए में इतिहास किया, इतिहास से एमए किया था। और अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो हम इनके उपन्यास देखते हैं। तो उपन्यास में बेदिन जो 1964 में प्रकाशित हुआ, लालटीन की छत 1974 में प्रकाशित हुआ, एक चिथड़ा शोक 1979 में प्रकाशित हुआ, रात का रिपोर्टर 1989 में प्रकाशित हुआ, और महत्वपूर्ण रचना इनकी अंतिम अरुणोदय, ये तो एग्जाम में पूछी गई है, जो 2000 में प्रकाशित हुआ। अब बात करते हैं कहानी संग्रह की। तो जो इनका पहला कहानी संग्रह है परिंदे, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1959, ठीक है। जलती झाड़ी 1965 में प्रकाशित हुआ, पिछली गर्मी में 1968 में प्रकाशित हुआ, बीच बहस में 1973 में यह कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। आगे चलते हैं, कव्य और काला पानी महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है ये, 1983 में प्रकाशित हुआ। सूखा तथा अन्य कहानियाँ जो 1995 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा इन्होंने कुछ अलग कहानियाँ भी लिखी हुई हैं, जिन्हें इन्होंने संपूर्ण कहानियाँ नाम से प्रकाशन हुआ है 2005 में। अब हम बात करते हैं यात्रा संस्मरण व डायरी की। तो इसमें चीड़ों पर चांदनी महत्वपूर्ण रचना है ये, जो कब प्रकाशित हुई, 1963 में। हर बारिश में 1970 में प्रकाशित हुई। धुंध से उठती धुन, धुंध से उठती धुन ये कब प्रकाशित हुई, 1977 में।
हम बात करेंगे निबंधों की, तो शब्द और स्मृति महत्वपूर्ण रचना है इनकी, 1976 में प्रकाशित हुई। कला का जोखिम 1981 में प्रकाशित हुई। ढलान से उतरते हुए 1985 में प्रकाशित हुई। शताब्दी के ढलते वर्षों में ये कब प्रकाशित, 1995 में। और एक और महत्वपूर्ण रचना की यहाँ देखने को मिलती है, क्या है, अंत और आरंभ, जो कब प्रकाशित हुई, 2001 में। अगर हम इनके नाटक की बात करें तो इनका कौन सा नाटक है, 3 एकांत, जो कब प्रकाशित हुआ, 1976 में। बात करते हैं कि इन्हें किस सम्मान से और किस पुरस्कार से नवाजा गया है, तो सन 1999 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। वहीं सन 2002 में इन्हें क्या मिला, पद्म भूषण। सन 1995 में इन्हें क्या मिला, मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अब जो इनकी मृत्यु है 25 अक्टूबर 2005 को कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में। एक और महत्वपूर्ण बिंदु हमें यहाँ देखने को मिलता है कि सन 1973 में इनकी कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी थी, जो उस समय उसने क्या जीता था, फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया था। अब चलते हैं अपनी हम परिंदे कहानी पर। तो जो परिंदे कहानी है वो आधुनिक मनुष्य की व्यथा, अकेलेपन तथा उसकी मानसिक यातनाओं का चित्रण करती हुई दिखाई देती है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एक नारी की मन स्थिति को केंद्र में रखे इस कहानी की रचना की गई है। और इसके साथ ही हमें यहाँ पे एक प्रेम त्रिकोण के रूप का भी वर्णन यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके साथ ही एक अपूर्ण प्रेम के कारण जो छटपटाहट होती है वो देखने को भी हमें इस कहानी में मिलता है। अगर बात करें हम इनके पात्रों की, तो इसमें जो महत्वपूर्ण पात्र का या कहे नायिका है वो कौन है, लतिका। ये कौन है, कहानी का केंद्रीय पात्र है। ठीक है, और ये इसके साथ ही वार्डन भी है, कुमाऊं के कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका भी है। अब बात करते हैं मेजर गिरीश नेगी की। तो ये कौन है, ये लतिका के पूर्व प्रेमी हैं, जो क्या है, मर जाते हैं कहाँ। और ये क्या थे, कुमाऊं रेजिमेंट सेंसर के कैप्टन थे, जो युद्ध के दौरान खत्म हो जाते हैं। इसी कारण क्या है, लतिका कैसी हो जाती है, हठी है, जिद्दी हो जाती है। उसकी जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं, वो खत्म हो जाती हैं। हम बात करते हैं सुधा और जूली की, छात्रावास की छात्राएं हैं। करीमुद्दीन ये कौन है, हॉस्टल का नौकर है या आलसी इंसान है। मिस्टर ह्यूबर्ट कौन है, संगीत का शिक्षक है, लतिका के प्रति आकृष्ट है। अब हमने यहाँ पे बात करी थी प्रेम का त्रिकोण रूप, तो इसमें जो मिस्टर ह्यूबर्ट हैं वो किससे प्रेम करते हैं, लतिका से, लेकिन लतिका किसको करती थी, मेजर गिरीश नेगी को। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्टर मुखर्जी की। तो लतिका का मार्गदर्शक हाइजीन फिजियोलॉजी के टीचर थे ये, तो इन्होंने ही लतिका का मार्गदर्शन किया था कि जो चला गया उसे भूल जाओ, और जो तुमने अपने मन को ये कैद करके रखा है, ठीक है, या कहीं परिंदे को जो पिंजड़े में कैद करके रखा है उसे उड़ान दो। इसी कारण इसको क्या, इसका जो शीर्षक रखा गया कहानी का, वो परिंदे रखा गया। दूसरी हमारी जो पात्र हैं मिस वुड हैं, वो कौन है, स्कूल की प्रिंसिपल हैं। इसके बाद जो एक और पात्र देखने को मिलते हैं, इनकी भूमिका कम रही है पर इनका नाम फिर भी पढ़ लेते हैं, फादर एलमंड, जो क्या है, पादरी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कहानी है, परिंदे कहानी, वो लतिका के इर्द गिर्द ही घूमती है। ठीक है, तो लतिका के प्रेमी के खत्म हो जाने पर जो लतिका है उसके अंदर की संवेदनाएं हैं, ठीक है, वो मर जाती हैं या एक कहें कठोर रूप धारण कर लेती हैं। तो इसीलिए वो जो उसकी जो छात्राएं होती हैं सुधा और जूली, इन लोगों के प्रति कैसे वो रहती है, कठोर रहती है ना। बात करते हैं परिंदे कहानी। तो ये परिंदे कहानी जो संग्रह है, इसमें 7 कहानियां संकलित हैं। पूछ लिया जाता है कि परिंदे कहानी का प्रकाशन वर्ष कब है, तो देखिए कुछ बुक में ये 1958 भी दिया है, कुछ में ये 1959 भी मिलता है। ठीक है, अगर ऑप्शन दोनों में से कोई एक आए तो या तो आप 1958 करना या 1959। अगर दोनों ही आ जाए तो ज़्यादातर मान्यता जो है 1959 की है। ठीक है, हम चलते हैं परिंदे जो कहानी संग्रह है, इसमें कितनी कहानियां हैं, पूछ लिया जाता है कितनी कहानियां हैं, इसमें 7 कहानियां हैं। पहली जो कहानी है वो क्या है, अंधेरे में। दूसरी कहानी क्या है, तीसरा गवाह। और तीसरी कहानी क्या है, डायरी का खेल। चौथी कहानी है माया का मर्म और पिक्चर पोस्ट कार्ड, सितंबर की एक शाम। और अंत में कौन सी कहानी आती है, परिंदे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर, जिसका नाम है खोई हुई दिशा। तो ये किसके द्वारा रचित है, कमलेश्वर के द्वारा। तो सबसे पहले हम जीवन परिचय देखेंगे। तो कमलेश्वर का जो जन्म है कहाँ हुआ था, मैनपुरी, जो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। 6 जनवरी 1932 में इनका जन्म हुआ। तो इनका जो पहला क्या नाम था, कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना। इनका पूर्ण नाम अगर पूछ लिया जाता है कि पूरा नाम क्या है, तो कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना है। इनकी पत्नी का नाम क्या है, गायत्री कमलेश्वर। ठीक है, अगर इनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने 1954 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए हिंदी साहित्य में इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अब चलते हैं हम इनके साहित्यिक परिचय की ओर। तो इनकी रचनाओं को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके उपन्यास को। एक सड़क 57 गलियां महत्वपूर्ण रचना है इनकी।
कब प्रकाशित हुई है? 1957 में। तीसरा आदमी 1976 में प्रकाशित हुई। डाक बंगला, ये भी महत्वपूर्ण रचना है इनकी, 1959 में। समुद्र में खोया हुआ आदमी कब प्रकाशित हुई? 1967। काली आंधी 1974। रेगिस्तान 1988 में। लौटे हुए मुसाफिर महत्वपूर्ण रचना है इनकी, 1961 में प्रकाशित हुई। कितने पाकिस्तान, ये महत्वपूर्ण रचना है, इन पर इन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये कब प्रकाशित हुई? 2000 में। और अंतिम सफर जो इनका उपन्यास है वो क्या है? अपूर्ण है। तो इसे पूरा किसने किया? तेजपाल सिंह धामा ने पूर्ण किया। अब चलते हैं पटकथा एवं संवाद की ओर। तो कमलेश्वर ने 99 फिल्मों के संवाद और कहानी एवं पटकथा का लेखन कार्य भी किया। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो फिल्मों की संवाद या पटकथा है तो उनमें के नाम देख लेते हैं। सौतन की बेटी, लैला, यह देश, आंधी, मौसम, सौतन, राम बलराम, रंग बिरंगी आदि। इसके अतिरिक्त और भी इन्होंने फिल्मों में संवाद में पटकथा लिखी हैं, पर जो महत्वपूर्ण है उसे हम यहाँ पे देख लिया है हमने। अब बात करते हैं संपादन कार्य की। इन्होंने किन किन पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया है? तो सबसे पहला आता है सारिका, धर्मयुग, जागरण, दैनिक भास्कर। अब बात करें इनके कहानियों की, तो इन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण कहानियां वो देखते हैं। राजा निर्वंशीय, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है ये। खोई हुई दिशाएं, जो आपके सिलेबस में लगी हुई है। तलाश, नीली झील, जिंदा मुर्दे, कस्बे का आदमी, अपना एकांत, नागमणि, बयान, स्मारक आदि। नाटक की बात करें तो इसमें इनका अधूरी आवाज, रेत पर लिखे नाम, हिंदुस्तान हमारा। सम्मान पुरस्कार की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था इनकी जो रचना है, कितने पाकिस्तान उपन्यास पे इन्हें क्या है? पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब मिला? 2003 में। इसके साथ ही इन्हें 2005 में क्या है? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला है। किसमें? सर्वश्रेष्ठ पटकथा है। अगर हम बात करें कि ये किस कहानी, ये आंदोलन इन्होंने कौन सा आंदोलन किया है, तो उन्होंने कौन सा आंदोलन किया है? नई कहानी के आंदोलनकर्ता ये माने जाते हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 जनवरी 2007। कहाँ हुई थी? फरीदाबाद में। अब चलते हैं अपनी कहानी की ओर। तो जो खोई हुई दिशाएं कहानी है, तो इसमें पहले हम पात्र देख लेते हैं, ठीक है। तो जिसका जो मेन पात्र है, जो नायक है, कौन है? चंदर। ये कहाँ का रहने वाला है? इलाहाबाद का रहने वाला है, लेकिन ये नौकरी की वजह से कहाँ आया है? दिल्ली में रहने आया है, ठीक है। मूलतः ये कौन है? ग्रामीण वासी है, ठीक। इनकी जो पत्नी है उनका नाम क्या है? निर्मला है। और इनकी जो प्रेमिका है वो कौन है? इंदिरा है। और इनके जो पड़ोसी हैं, गुप्ता, मिसेज गुप्ता, खुराना भी इनका पड़ोसी है, गुलाटी भी इनका पड़ोसी है। उसके बाद हम देखते हैं बिशन कपूर, ये जर्नलिस्ट जिसे उसने कभी नहीं देखा। आनंद कौन है? इसका मित्र है। अमरनाथ, रिजर्व बैंक काउंटर वाला, इलाहाबाद वाला। तो जो इस कहानी का जो पृष्ठभूमि है वो क्या है? कस्बे और शहरी जीवन का अंतर या अकेलेपन की भावना, ठीक है। तो इस पृष्ठभूमि पर इसको रचा गया है। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसे हम देख लेते हैं। पहचान खोने की व्यवस्था का वर्णन इस कहानी में मिलता है हमें देखने को। इसके साथ साथ क्या मिलता है? अकेलेपन की पीड़ा को भी देखने को मिलता है। कस्बे और शहरी जीवन का जो अंतर है, ठीक है, वो देखने को हमें इस कहानी में मिलता है। अकेलेपन की अनुभूति किव है कि ये कहानी है। आधुनिकता बोध का इसमें चित्रण होता है। कस्बे से महानगर के पलायन बोध की ये कहानी रही है। तो इसमें जब कोई ग्रामीण परिवेश से या कस्बे से निकल के महानगर में आता है तो क्या है? उसे एक अकेलेपन सा महसूस होता है। क्यों महसूस होता है? कि उसके जो यहाँ पर महानगरों में क्या होता है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे अकेलापन होना जायज सी बात है। उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण कथन है, जब चंदर को लगता है कि इस शहर में उसे कोई नहीं जानता सिवाय उसकी पत्नी के, लेकिन अब उसे शंका ये भी है कहीं उसकी पत्नी भी उसे गैर तो नहीं समझती, ठीक है। तो इसमें एक कथन जो आता है महत्वपूर्ण है, मुझे पहचानती हो निर्मला, ठीक है। तो ये जब कहानी अंत चरण पर होती है तब ये लास्ट में ये लाइन बोली जाती है, तो ये महत्वपूर्ण है। तो हम बात करते हैं खोई हुई दिशाओं कहानी संग्रह में। ये कहानी संकलित है और कौन से नंबर पर ये कहानी? तो ये 3 नंबर पर कहानी। अब हम आगे चलते हैं अपनी अगली कहानी पर। तो अगली कहानी कौन सी है? हमारी वापसी। इसके जो रचनाकार हैं कौन है? उषा प्रेमवदा। और ये कहानी कब रची गई थी? सन 1960 में रची गई। बात करते हैं उषा प्रेमवदा के जीवन परिचय की। तो इनका जो जन्म है वो 24 दिसंबर 1930 में कहाँ हुआ? कानपुर में। बात करें हम इनकी शिक्षा की तो इन्होंने MA अंग्रेजी साहित्य से तथा PhD कहाँ से की थी? इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। अगर हम बात करें इनकी रचना संसार की तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका कहानी संग्रह। तो कहानी संग्रह के अंतर्गत इनमें जो कहानी आती है वनवास, कितना बड़ा झूठ, शून्य, जिंदगी और गुलाब के फूल कब प्रकाशित हुई? 1961 में। एक कोई दूसरा 1966 में। महत्वपूर्ण रचना ये फिर बसंत आया 1961
1961 में। अब चलते हैं उपन्यास की ओर। 55 खंबे लाल दीवार महत्वपूर्ण रचना है इनकी, ये पूछी गई है कई बार। 1961 में प्रकाशित हुई। रुकोगी नहीं राधिका, ये भी महत्वपूर्ण रचना इनकी 1967 में। शेष यात्रा सन 1984 में प्रकाशित हुई। उसके बाद देखिए अंतर्वशी, जो कब प्रकाशित हुई, 2000 में। भैया कबीरा उदास, ठीक है, ये कब प्रकाशित, 2007 में। और नदी 2013 में। अब बात करें इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो पद्म भूषण डॉक्टर मोटरी सत्यनारायण पुरस्कार कब मिला इन्हें, 2007 में, ठीक है। तो ये जो पद्म भूषण डॉक्टर मोटरी सत्यनारायण पुरस्कार क्या है, तो ये जो पुरस्कार है भारत मूल के विद्वान को जिसने विदेश में हिंदी भाषा साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हो उसे दिया जाता है। जो उषा प्रेमदास प्रवासी हमारी साहित्यकार है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर पूछेंगे डॉक्टर मोटरी सत्यनारायण पद्म भूषण पुरस्कार किसे दिया गया, तो तमिलनाडु के विद्वान डॉक्टर मोटरी सत्यनारायण के नाम पर सन 1989 से शुरू किया गया था। और सबसे पहले किसे दिया गया, कर्नाटक के हरिशंकर आदेश को 2002 में ये दिया गया। बात करते हैं हम अपनी कहानी की। तो वापसी के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम देख लेते हैं। तो ये इस कहानी की जो पृष्ठभूमि है वो मध्यम वर्ग की पृष्ठभूमि है। इसमें क्या है, जो पात्र है, मुख्य पात्र कौन है इसमें, गजाधर बाबू हैं। इनके बाद इनकी जो पत्नी है, उसके बाद इनका अमर जो बड़ा बेटा है, और अमर की बहू जिसका इसमें नाम नहीं दिया गया इस कहानी में, नरेंद्र का छोटा बेटा है, बड़ी बेटी इनकी कांति जिसका विवाह हो चुका है इस कहानी के अंतर्गत, और बसंती इनकी छोटी बेटी है। और इसके साथ हमें घर का नौकर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो इस कहानी में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम देख लेते हैं। ये किसकी है, मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है ये। गजाधर बाबू के रिटायर होकर घर लौटने और घर में अपेक्षित माहौल मिलने के कारण फिर से वह घर छोड़कर अन्य चले जाने का चित्रण मार्मिक रूप से इस कहानी में दर्शाया गया है। तो जब गजाधर बाबू रिटायर होकर अपने नौकरी से जब रिटायर होकर घर आते हैं तो उनके मन में ये उम्मीद थी कि घर जाके उन्हें क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा और क्या है, अपनापन मिलेगा। लेकिन इसके उलट यहाँ क्या होता है, ना तो इनके घर वाले इन पर ध्यान देते हैं तो और ना ही इनकी पत्नी इनका ख्याल रखती हैं। तो इससे ये क्या हो जाते हैं, खिन्नस खा जाते हैं और लौट के फिर से ये चले जाते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है, गजाधर बाबू पत्नी और बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र हैं। इस कहानी में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो गजाधर बाबू हैं वो सिर्फ पत्नी और बच्चों के लिए क्या है, वो पैसा कमाने के लिए ही एक साधन है, बाकी उन लोगों को इनसे कोई मतलब नहीं है। तो प्रस्तुत कहानी में घर के मुखिया के प्रति परिवार के सदस्यों का रूखा व्यवहार यहाँ पर देखने को मिलता है। अब चलते हैं अपनी कहानी की ओर। तीसरी कसम। तो तीसरी कसम के रचनाकार हैं कौन है, फणीश्वरनाथ रेणु, ठीक है। तो इनके बारे में एक कथन ये भी है कि इन्हें प्रेमचंद का सच्चा उत्तराधिकारी किसने कहा है, बच्चन सिंह ने, ठीक है। हम चलते हैं इनके जीवन परिचय की ओर। तो फणीश्वरनाथ रेणु का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, बिहार में 4 मार्च 1921 में ओराई हिंगना गांव में अररिया में हुआ था। जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा है वो फॉरबिसगंज अररिया यानी कि बिहार में पूर्ण हुई। उसके बाद मैट्रिक और इंटर की जो शिक्षा है वो कहाँ हुई थी, विराटनगर और काशी विश्वविद्यालय। बात करते हैं इनके निधन की, तो उनका निधन कब हुआ था, 11 अप्रैल 1977 में, ठीक है। अब बात करें इनके साहित्यिक परिचय की, तो सबसे पहले इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। तो उपन्यास महत्वपूर्ण जो उपन्यास इनका मेला आंचल, और ये पहला आंचलिक उपन्यास भी हिंदी साहित्य में कहा जाता है। तो इसका जो प्रकाशन है वो कब हुआ, 1954 में हुआ। आंचलिक उपन्यास की परंपरा की शुरुआत इनके इसी नाटक से मानी जाती है। इसके बाद परती परिकथा 1957 में प्रकाशित हुआ, दीर्घ तपा 1964 में प्रकाशित हुआ, जुलूस 1965 में प्रकाशित हुआ, कितने चौराहे 1966 में प्रकाशित हुआ, कलंक मुक्ति ये कब प्रकाशित हुआ, 1972 में, पलटू बाबू रोड 1979 में प्रकाशित हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण रचना एक ये भी है, अगर पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु का जो अपूर्ण है, तो कौन सा है, राम रतन राय, ठीक है, कौन सा है, राम रतन राय। बात करें हम कहानी संग्रह की, तो उसमें कहानी संग्रह पहले हम देखते हैं ठुमरी, महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है ये। कब प्रकाशित हुआ, 1958 में। एक आदिम रात्रि की महक कब प्रकाशित हुआ, 1967 में। उसके बाद एक और देखते हैं कहानी संग्रह जो महत्वपूर्ण है, कब प्रकाशित हुआ, 1973 में, ठीक है। कब प्रकाशित हुआ, 1973 में। एक श्रावणी की धूप ये कब प्रकाशित हुआ, 1984 में। अच्छे आदमी ये कब प्रकाशित हुआ, 1986 में। अब चलते हैं हम रिपोर्टाज की ओर। इन्होंने कुछ रिपोर्टाज भी लिखे हैं। तो रडजल धनजल महत्वपूर्ण रचना है ये, रडजल
धनजल, नेपाली क्रांति कथा, बन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्वे। हम चलते हैं इनकी महत्वपूर्ण जो कहानियां हैं, तो कौन कौन सी कहानियां हैं। तीसरी कसम जो आपके ये पाठ्यक्रम में लगी हुई है, जिसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका एक अन्यत्र नाम भी है, क्या है वो, मारे गए गुलफाम। इसके अलावा आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, ये भी महत्वपूर्ण रचना है। ये किस में देखने को मिलती है, यूजीसी नेट में ये पूछी जाती है। पंचलाइट है आपका, एकला चलो रे, ठेस, संवादिया, महत्वपूर्ण रचना है इनकी। और इन्हें किसे सम्मानित किया गया है, पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। हम चलते हैं तीसरी कसम कहानी के ऊपर। तो इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। तो तीसरी कसम जो कहानी है वो कौन से कहानी संग्रह में, अगर पूछ लिया जाए कि तीसरी कसम कहानी किस संग्रह में प्रकाशित है, तो कौन से कहानी संग्रह में है, ये ठुमरी में, ठीक है। तो ये कौन कैसी कहानी है, आंचलिक कहानी है, कब प्रकाशित है, 1956 में। तो कहानी का मूल शीर्षक क्या था, मारे गए गुलफाम। तीसरी कसम तो है ही, पर इसके अलावा पूछ लिया जाए कि मारे गए गुलफाम ये किसका शीर्षक था, तो क्या किसका शीर्षक था, ये तीसरी कसम का, ठीक है। तो 1966 में तीसरी कसम नाम से इस कहानी पर क्या बनी है, फिल्म बनी है। तो एक तो प्रसिद्धि का कारण तो यही हो गया कि 1966 में इस पर एक फिल्म बनी, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण रचना है। अब चलते हैं इनके जो पात्रों की हो। तो इसमें जो नायक है उसका नाम क्या है, हीरामन। नायक का नाम क्या है, हीरामन, ठीक है। और ये क्या काम करता है, ये गाड़ी चलाता है, इसीलिए इसे गाड़ीवान कहते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखें नायिका, तो नायिका कौन है इसमें, हीराबाई। नायिका कौन है, हीराबाई है। और वह क्या कार्य करती है, मथुरा मोहन कंपनी की नौटंकी में लैला की भूमिका निभाने वाली नायिका है। इसके अलावा हम इसमें लाल मनोहर, धुन्नीराम, लहसनवा, पलटू दास अन्य पात्रों को भी देखते हैं, जिसमें ये पलटू दास, लहसनवा, धुन्नीराम महत्वपूर्ण है। ये भी पूछ लिए जाते हैं कि ये कहानी के किस कहानी के पात्र हैं ये। तो इस कहानी में जैसा कि शीर्षक है, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो उसकी 3 कस्में हैं कि जो कहानी का जो नायक है उसने, हीरामन है, उसने कौन कौन सी कस्में खाई थी। तो सबसे पहले उसने कौन सी कसम खाई थी, एक कभी चोर बाजारी के माल की ढुलाई नहीं करेगा। पहली कसम है, ये याद रखना, क्योंकि कभी कभी सीरियल से लगा दिया जाता है, फिर पूछते हैं कि पहली कसम कौन सी है इसमें, ठीक है। तो पहली कसम क्या थी, कभी चोर बाजारी के माल की ढुलाई नहीं करेगा। दूसरी कसम उसने क्या खाई थी, दूसरी कसम कि बांस की ढुलाई कभी नहीं करेगा, क्योंकि बांसों की लदने के कारण गाड़ी हमेशा बेकाबू होती रहती है। एक बार उसकी दुर्घटना होने से भी वो बच गया था, इसलिए उसने एक कसम खाई कि वो कभी बांस की ढुलाई नहीं करेगा, ठीक है। अब तीसरी कसम की ओर हम चलते हैं। तो तीसरी कसम वो तो बहुत ज़रूरी है, यहीं पे इस कहानी का अंत होता है कि कंपनी की औरत की वो कभी लदनी नहीं करेगा, ठीक है। और वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि जब वो हीराबाई को अपने उसमें बिठाता है गाड़ी में, तो जैसे जैसे वो रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हीरामन को वो हीराबाई पसंद आती जाती है, ठीक है। तो उसे ये लगता है कि हीराबाई भी उससे प्रेम करती है। हीराबाई हालांकि उसके प्रति आकर्षित थी, लेकिन वो अंत में क्या है, चली जाती है। तो यहाँ से उसने तीसरी कसम ये खा ली थी कि कंपनी की औरत को वो कभी अपनी गाड़ी में नहीं बैठा लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस कहानी का अंत इस पंक्ति से होता है, अजी हाँ मारे गए गुलफाम। इसलिए इस कहानी का जो शीर्षक था मारे गए गुलफाम भी है। तो यहाँ पे हमारी इस कहानी का अंत होता है। अब चलते हैं हम अपनी अगली कहानी की ओर, जिसका नाम क्या है, एक टोकरी भर मिट्टी। इसकी जो राइटर कौन है, माधवराव सप्रे। अब इनकी बात करते हैं जीवन परिचय की। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं कि तो इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के दमोह जिले में। कहाँ पर, पथरिया गांव में, 19 जून 1871 में, ठीक है। उसके बाद इनकी अगर शिक्षा की बात करें तो बिलासपुर में इनकी शिक्षा पूरी हुई। इसके साथ ही जबलपुर बीए और इनका एलएलबी कहाँ से हुआ था, कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुआ था। माधवराव सप्रे इसलिए और महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये आपके एमपी से जुड़े हैं, ठीक है। तो पूछ लिया जाए जीवन परिचय इनका, है ना, तो देखना चाहिए। फिर हम चलते हैं अपने अगले बिंदु की ओर। तो सन 1900 ईस्वी में पेंड्रा से छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन इन्होंने किया, लेकिन ये पत्रिका सिर्फ 3 वर्ष तक चली, उसके बाद ये बंद हो गई।
तो छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। इसके साथ ही इन्होंने 1909 में नागपुर से हिंदी ग्रंथमाला का भी प्रकाशन किया। इसके साथ ही तिलक के केसरी पत्र से प्रेरित होकर इन्होंने हिंदी केसरी पत्र का क्या किया? प्रकाशन किया। तो अगर पूछ लिया जाए कि जो माधवराव सप्रे हैं वो किससे प्रभावित थे, किस क्रांतिकारी से प्रभावित थे, तो केसरी, ठीक है, तिलक से ये प्रभावित थे। तो 1921 में रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय तथा प्रथम कन्या विद्यालय जानकी देवी महिला पाठशाला की इन्होंने क्या है? स्थापना की। 1924 में हिंदी साहित्य सम्मेलन देहरादून के सभापति भी रहे। महत्वपूर्ण है ये बिंदु कि ये किस सभा के सभापति रहे थे? तो 1924 में हिंदी साहित्य सम्मेलन जो कहाँ पे हुआ था? देहरादून, वहाँ के सभापति भी रहे थे। तो अगर पूछे इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1925 में कहाँ हुई थी? रायपुर। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलते हैं इनके रचनाओं के ऊपर। तो इनकी रचनाओं को देखते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन और बॉयकट, इसके बाद यूरोप के इतिहास से सीखने योग्य बातें, हमारे सामाजिक ह्रास के कुछ कारणों पर विचार, ये इनके आलोचनात्मक रचनाएं हैं, ठीक है, ये इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। माधवराव सप्रे की कहानियां, ठीक है। अब चलते हैं इनके गुरु कौन थे? तो गुरु पंडित नंदलाल दुबे से इन्होंने क्या प्राप्त किया था? साहित्यिक ज्ञान। तो साहित्यिक गुरु अगर पूछ लिया जाए कौन है, तो नंदलाल दुबे। कौन है? नंदलाल दुबे। सन 1919 से 20 में जबलपुर से कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ का संपादन का दायित्व पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को सौंपा। इन्होंने 1900 में जब जबलपुर से जो कर्मवीर पत्रिका प्रकाशित की थी, इसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो अपना संपादन कार्य था किसके हाथों में दे दिया? इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी के हाथों में। पूछ लिया जा सकता है कि कर्मवीर पत्रिका के संपादक मंडल में कौन कौन थे? तो एक तो हमारे यही थे माधवराव सप्रे, उसके बाद कौन आ गए? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। जबलपुर में राष्ट्रीय हिंदी मंदिर की स्थापना की प्रेरणा किसने दी? माधवराव सप्रे ने। अब चलते हैं अपनी कहानी की ओर। तो हमारी जो कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, तो इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है, उनको देखेंगे। तो इस कहानी का प्रकाशन कब हुआ? 1901 में। और ये कहाँ पे प्रकाशित हुई? छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में। और ये 600 शब्दों की एक छोटी कहानी है। तो इसमें जो पात्र हैं वो कौन है? एक गरीब विधवा है, जमींदार है, ये कहानी के पात्र हैं। तो इस कहानी में गरीब असहाय विधवा के स्वाभिमान की संवेदना के क्षणों का मर्मस्पर्शी रूप से चित्रण किया गया है। इस कहानी में हमें जमींदार वर्ग द्वारा कमजोर वर्ग के शोषण का भी चित्रण देखने को मिलता है। और इस कहानी को हिंदी के प्रथम कहानी के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो इसमें जो इस कहानी के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं या कथ्य हैं उनको देख लेते हैं। तो इसमें जो एक महत्वपूर्ण कथन है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन्हें देखते हैं कि जब से ये झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चलो, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी, ठीक है। तो जब वो जमींदार इस विधवा को वहां से निकाल देता है, तो वो विधवा क्या है, यहाँ पे एक टोकरी लेके मिट्टी लेने आती है। तो जमींदार पूछता है कि यहाँ क्या लेने आई हो? तब वहां पे ये कथन कहा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बाद में वो कहती है, जब वो मिट्टी भर लेती है तो वो उससे कहती है जमींदार से कि क्या आप हाथ लगा सकते हैं इसमें? एक टोकरी पर मिट्टी जो भर लेती है उठवा सकते हैं? तो जब उस पर मिट्टी उठाई नहीं जाती है तो वो जब जमींदार को यह बात कहती है तो वो जमींदार थोड़ा ऐंठने लगता है। तब वो वहां पे एक कथन कहती है कि महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों उठा सकेंगे या कैसे उठा सकेंगे? तो जमींदार जब ये बात सुनता है कि जब उस पर एक टोकरी भर मिट्टी ही नहीं उठाई गई, जब उसने कहा था विधवा ने कि एक टोकरी भर मिट्टी उठवा दो, तब उस पर वो मिट्टी नहीं उठाई गई, तो वो कैसे इतना भार सह पाएगा? तो यहाँ पे उसकी आंखें खुल जाती हैं। तो एक तथ्य यहाँ पे ये भी बनता है कि जमींदार साहब धन मद से गर्वित
हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं और कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी उसे वापस कर दी। ठीक है, तो यहीं पर हमारी इस कहानी का अंत होता है। अगर हम बात करें इसमें मूल संवेदना के आयाम कौन कौन से हैं, तो इसमें देखो क्या क्या देखने को मिला इस कहानी में हमें। तो सामंती शोषण देखने को मिलता है, वर्गभेद देखने को मिलता है, मातृभूमि के प्रति प्रेम और स्वाभिमान की प्रतीकात्मक दृष्टिकोण भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब चलते हैं अपनी अगली कहानी पे, पुरस्कार कहानी पे। तो पुरस्कार कहानी के जो रचनाकार हैं वो कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। तो उनके जीवन परिचय को देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 में कहाँ हुआ था? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगर बात करें इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 15 नवंबर 1937 में हुई थी। इनके माता पिता की बात करें तो इनकी माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी और पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। शिक्षा अगर देखें तो आरंभिक इनकी जो शिक्षा है वो क्वींस कॉलेज काशी से हुई और शेष जो शिक्षा है वो घर पर रह के हुई। और इन्हें किस किस भाषा का ज्ञान था? तो इन्हें संस्कृत, हिंदी, फारसी भाषा का इन्हें ज्ञान था। प्रारंभिक शिक्षा मोहिनीलाल गुप्त, जिनका उपनाम क्या है? रस्म सिद्ध। ठीक है, उसके बाद ये अगर इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा जो शिक्षा जिसने दी थी वो कौन थे? मोहिनीलाल गुप्त थे। लेकिन जो काव्य गुरु इनके कौन रहे हैं? देवी प्रसाद शुक्ल। देवी प्रसाद शुक्ल, जिनका उपनाम क्या है? कवि चक्रवर्ती। इनकी पहली कविता हम देखते हैं, तो इनकी पहली कविता कौन सी है? सावक पंचक, जो 1906 में भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। किस नाम से? कलाधर नाम से। किस नाम से? कलाधर नाम से। कल्याणी परिणय नाटक 1912 में नागरी पिचाणी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। किसमें? नागरी पिचाणी पत्रिका में। कौन सा नाटक? कल्याणी परिणय। कब प्रकाशित हुआ? 1912 में। लेकिन 1931 में चंद्रगुप्त में ये समायोजित किया गया। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बिंदु महत्वपूर्ण है कि जो कल्याणी परिणय था वो 1912 में नागरी पिचाणी पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ। लेकिन 1931 में जब चंद्रगुप्त नाटक जब प्रकाशित हुआ तो उसे इसमें क्या है? समायोजित या संकलित कर दिया गया था। तो अगर पुरस्कार की बात करें तो इन्हें कामायनी के लिए, जो इनकी अमरजैक जो इनकी रचना है कामायनी, तो उनके लिए क्या मिला है? मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब चलते हैं इनकी काव्य कृतियों की तरफ। तो काव्य कृतियों के अंतर्गत प्रेम पथिक। ठीक है, तो प्रेम पथिक जो इंदु पत्रिका 1909 में ब्रजभाषा में प्रकाशित हुआ। लेकिन जो उसका दूसरा संस्करण था वो कब प्रकाशित हुआ? 1914 में। और किस बोली में? खड़ी बोली में। उसके बाद देखते हैं करुणालय को, तो ये इंदु पत्रिका में 1913 में चित्राधार में संकलित हुआ। उसके बाद 1928 में इन दोनों कृतियों को स्वतंत्र प्रकाशित कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कानन कुसुम, ये 1913 में ब्रजभाषा में प्रकाशित है। 1918 में खड़ी बोली में प्रकाशित हुआ। उसके बाद खड़ी बोली में प्रसाद का पहला कविता संग्रह है ये। देखिए जो कानन कुसुम है, जब इसका पहला अंक जब निकला था तब ये ब्रजभाषा में था। लेकिन जब 1918 में जब खड़ी बोली में इसे प्रकाशित किया गया, ठीक है, तो खड़ी बोली में इसका जो पहला जो काव्य संग्रह है वो कौन है? कानन कुसुम। उसके बाद हम देखते हैं झरना को, तो 1918 में इसका प्रकाशन वर्ष है। तो ये इनकी पहली छायावादी कविता है। ठीक है, इसका दूसरा संस्करण कब हुआ था? 1927 में। उसके बाद चलते हैं आंसू पर, तो इसके दो संस्करण हैं। 1925 में पहला संस्करण, फिर 1933 में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। लहर 1935 में प्रकाशित हुई। उसके बाद कामायनी 1936 में, जो कि जयशंकर प्रसाद की कालजयी रचना है, जिसके कारण इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। चलते हैं उपन्यासों की तरफ। तो इनका जो उपन्यास है कंकाल, पहला उपन्यास कंकाल है इनका, है ना। तो ये 1929 में प्रकाशित हुआ। और दूसरा उपन्यास कौन सा है इनका? तितली, महत्वपूर्ण उपन्यास है इनका। और अगर पूछ लिया जाए कि इनका कौन सा उपन्यास अपूर्ण है, तो इरावती है। तो अपूर्ण ही है इनका ये उपन्यास। और ये कब प्रकाशित हुआ? 1938 में। कथा साहित्य की बात करें तो इन्होंने 70 कहानियाँ लिखी हैं, और जिनमें जो महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं उन्हें देख लेते हैं। छाया 1912 में प्रकाशित हुई।
प्रतिध्वनि 1928 में, आकाशदीप 1929 में, आंधी 1931 में। आकाशदीप महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से 1929, ठीक है। इसके साथ ही इंद्रजाल 1936। हम बात करें रचना समग्र संपादन, यानी कि जो जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं थी उनको किस किसने संपादित किया, ठीक है। तो डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्र ने लोक भारती प्रयागराज से जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली नाम से इनकी रचनाओं को क्या है प्रकाशित किया। और जो इनकी जो रचना है, सारी रचनाएं 7 खंडों में विभक्त हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ओम प्रकाश सिंह द्वारा संपादित जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली। तो ये कितने खंडों में विभक्त है? 4 खंडों में। और ये कहाँ से प्रकाशित हुई? दिल्ली से। कहाँ से प्रकाशित हुई? दिल्ली से। अब बात करते हैं हम इनके नाट्य साहित्य की। तो अगर पूछ लिया जाए कि इनका चंपू काव्य कौन सा है, तो उर्वशी चंपू काव्य है। चंपू काव्य किसे कहते हैं? जिसमें गद्य पद्य दोनों में रचना हो, ठीक है। तो सन 1909 में ये प्रकाशित हुआ। सज्जन 1910 में प्रकाशित हुआ। कल्याणी परिणय 1912, कल्याणी परिणय 1912, प्रायश्चित 1914, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928 में प्रकाशित हुआ। एक घूंट महत्वपूर्ण रचना है इनकी, एक घूंट, क्योंकि इसे हिंदी की पहली एकांकी भी कहा जाता है। कब प्रकाशित हुई है? 1923 में प्रकाशित हुई। चंद्रगुप्त 1931 में प्रकाशित हुई, जिसमें कल्याणी परिणय को संकलित कर दिया गया था, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी 1933 में प्रकाशित हुई। और इनका अपूर्ण नाटक कौन सा है? अग्निमित्र। कौन सा नाटक अपूर्ण है? जो अग्निमित्र। और उपन्यास कौन सा था जो अपूर्ण? इरावती, ठीक है। अब हम बात करें इनकी पहली कहानी की, तो इनकी जो पहली कहानी है वो कौन सी है? ग्राम। और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इंदु में। ये भी महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अपनी पुरस्कार कहानी की तरफ। जो पुरस्कार के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं एक बार। तो पहला हमारा बिंदु है कर्तव्य और प्रेम के द्वंद्व को अभिव्यक्त करने वाली भावना प्रधान कहानी है। पुरस्कार कैसी कहानी है? कर्तव्य और प्रेम के द्वंद्व को अभिव्यक्त करने वाली कहानी है। तो व्यक्तिगत प्रेम एवं राष्ट्र प्रेम की मर्यादा के निर्वाह का आदर्श स्थापित करने वाली ये कहानी है। इसमें आपको व्यक्तिगत प्रेम और राष्ट्र प्रेम दोनों का संतुलन देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें इसमें पात्रों की, तो इसमें मधुलिका कौन है? नायिका है। और अरुण कौन है? नायक, ठीक है। ये कहाँ का है? मगध का राजकुमार है, ठीक है। लेकिन ये जो कहानी है कैसी कहानी है? नायिका प्रधान कहानी है। ये सारा जो कहानी है किसके आसपास रची गई है? मधुलिका के आसपास, ठीक है। तो कहानी का प्रारंभ क्या? वर्षाकालीन प्रकृति के संक्षिप्त चित्रण तथा कौशल नरेश की सवारी के आगमन से होता है। कौशल राज्य की पहाड़ी भूमि में वर्षा काल में एक दिन के लिए महाराज के कृषक बनने की परंपरा है तथा विशाल कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो जब विशाल कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाता है तो इसमें जो ग्रामवासी होते हैं तो उसमें ये एक खेत को चुनते हैं, ठीक है। तो उस खेत में क्या करते हैं? ये हल वगैरह चलाते हैं। तो इस वर्ष किसे चुना गया था? मधुलिका के खेत को चुना गया था। तो जो राजा जिस खेत को चुनते हैं कृषि के लिए, तो उसे राज कृषि कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या कहते हैं? वो जमीन से चौगुना मूल्य देते हैं। तो महाराज वहीं जब मधुलिका के इस खेत को चुना गया तो महाराज क्या है? मधुलिका को जमीन का जब मूल्य दे रहे थे महाराज द्वारा, खेत के बदले में राज के अनुग्रह के रूप में स्वर्ण मुद्राओं के थाल को मधुलिका द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। यानी कि वो उस मूल्य को स्वीकार नहीं करती। क्यों नहीं करती है? क्योंकि उसका मानना था कि ये उसके पितृ और पितामहों की अमूल्य धरोहर है, इसीलिए उसका कोई मूल्य नहीं लेती है। लेकिन महाराज को ये बात तो अच्छी नहीं लगती है। वो सोचते हैं उन्होंने क्यों नहीं लिया। लेकिन जब उन्हें पता चलता है महाराज को कि ये किसकी पुत्री है? वीर सिंह मित्र की पुत्री है। तो ये वीर सिंह मित्र कौन है? इन्होंने ही महाराज की दुश्मनों से एक बार रक्षा की थी, ठीक है। फिर
जब दूसरा दृश्य हम देखते हैं जहाँ पर राजकुमार अरुण जो हैं वो किसके प्रति आकर्षित हैं, मधुलिका के प्रति आकर्षित हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, मधुलिका इनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि वे अनेत्र राज्य का राजकुमार था, ठीक है। तो कुछ वर्षों बाद फिर दूसरा दृश्य देखने को मिलता है। कुछ वर्षों बाद अरुण का मधुलिका की पड़कुटी पे यानी कि उसकी झोपड़ी पे आना होता है। फिर दोनों में बातचीत होती है। फिर अरुण उसे बताता है कि वह एक नए राज्य की स्थापना करना चाहता है। तो इसके लिए मधुलिका महाराज से अपनी भूमि के बदले में क्या ले? दक्षिण नाले के समीप की जंगली भूमि ले, ठीक है, जो कृषि करने के लिए योग्य है। लेकिन जो अरुण है इसकी इसमें क्या है, चाल है, क्योंकि जो दक्षिण नाले की जो समीप की भूमि है वो सैनिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो पहले तो मधुलिका को इस विषय में ज्ञात नहीं होता है, ठीक है। तो वो जाके महाराज से ये भूमि मांग लेती है। लेकिन जो कौशल नरेश थे वो इस भूमि को देना नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने सोचा जब इनके पिता ही इतने देशभक्त थे तो ये इनकी पुत्री भी है वो भी क्या है, देशभक्त होगी। तो बिना झिझक के वो उसे भूमि दे देते हैं, ठीक है। जब मधुलिका वहाँ से आ जाती है, जब उसे वो भूमि मिल जाती है तो एक दिन अरुण उससे मिलने आता है। तब वो अपने जो उसकी मंशा होती है, जो उसकी चाल होती है, षड्यंत्र के बारे में उसे पता चल जाता है। तो जो मधुलिका होती है वो अरुण के आक्रमण करने से पहले ही जाके किसे बता देती है, दुर्ग के प्रहरी अग्निसेन को। तो उन्हें बता देती है और फिर वो किसे बता देते हैं, महाराज को, ठीक है। तो वो महाराज को बता देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अरुण हार जाता है और उसे बंदी बना लिया जाता है। लेकिन जब उसे महाराज जब अरुण को मृत्युदंड देते हैं और मधुलिका से कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या पुरस्कार चाहिए कि तुमने हमारे जो राज्य पे जो आपदा आई थी, एक तो तुम्हारे पिता ने हम पे इतना बड़ा परोपकार किया, ठीक है, उपकार किया हमारी रक्षा करके, दूसरा तुमने हमारे राज्य की रक्षा की है। तो मधुलिका क्या मांगती है, अपने लिए मृत्यु दंड मांगती है। क्यों मांगती है? क्योंकि वो अरुण से प्रेम करती थी। उसके प्रेम करने के साथ साथ वो क्या थी, एक देशभक्त भी थी। तो अपने राष्ट्र के प्रति वो गद्दारी भी नहीं कर सकती थी। तो इसीलिए इस कहानी की जो पृष्ठभूमि है वो व्यक्तिगत प्रेम और राष्ट्र प्रेम की मर्यादा का निर्वाह करती हुई दिखाई देती है। तो यहीं पे हमारी ये कहानी समाप्त होती है। तो हम बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर, जिसका क्या नाम है, कोसी का गठवार। कोसी का गठवार ये किसकी रचना है? शरद जोशी की। तो सबसे पहले हम इनका संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 21 मई 1931 उज्जैन में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? उज्जैन में। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एमपी से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। तो इनका जीवन परिचय परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछा जा सकता है। तो इनका जन्म 21 मई 1931 उज्जैन में हुआ। इनके बचपन का नाम क्या था? बच्चू। इनके बचपन का नाम क्या था? बच्चू, ठीक है। अब बात करें इनके माता पिता की। तो इनकी माता का नाम शांति जोशी और पिता का नाम श्रीनिवास जोशी था। तो मूल रूप से ये एक व्यंग्यकार थे, ठीक है। तो अगर हम इनकी सबसे बड़े व्यंग्यकार तो अगर देखें एमपी में और हिंदी साहित्य में तो हरिशंकर परसाई, ठीक है। लेकिन शरद जोशी ने भी कुछ व्यंग रचनाएं की हुई हैं। तो हम यहाँ पे इनकी रचनाओं को देखते हैं। तो सबसे पहला आ जाएगा यथासंभव, आधी रात की दुकान। यह इनका क्या है? पहला व्यंग लेख है। आधी रात की दुकान है इनका पहला व्यंग लेख है। जीप पर सवारी लियां 1971 में प्रकाशित हुई महत्वपूर्ण रचना है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से। यूजीसी नेट में ये जो इनकी रचना है वो पूछी गई थी कि जीप पर सवारी लियां किस लेखक की रचना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। इनकी अगली रचना क्या है? हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। किसी बहाने ये कब प्रकाशित हुई? 1971 में। राह किनारे बैठ ये कब प्रकाशित हुई? 1972 में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इनकी अगली रचना पर, जिसका नाम है तिलिस्म। कब प्रकाशित हुई है? 1973। दूसरी महत्वपूर्ण रचना है इनकी दूसरी सतह। तो इनके जो ये रचना कब प्रकाशित हुई? 1975 में। अब हम देखते हैं यत्र तत्र सर्वत्र।
महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी पूछी जा सकती है कि यत्र तत्र सर्वत्र के लेखाकार कौन है। ठीक है, तो कौन है? शरद जोशी हैं। ठीक है, तो कभी प्रकाशित हुई? 2000 में। अब बढ़ते हैं हम अपने आगे रचनाओं पे। तो नदी में खड़ा कवि कब प्रकाशित हुई? 2012 में। घाव करे गंभीर कब प्रकाशित हुई? 2012 में। बोट ले दरिया में डाल, महत्वपूर्ण रचना, ये एक व्यंग्य लेख है, बोट ले दरिया में डाल, तो ये कब प्रकाशित हुई? 2012 में। अब हम देखते हैं कि इन्हें किस क्या क्या सम्मान मिले हैं। तो सम्मानों की बात करें तो इन्हें चकल्लस सम्मान कब मिला? इन्हें 1983 में। इसके साथ ही इन्हें 1990 में क्या मिला? पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके अलावा इन्हें काका हाथरसी सम्मान से नवाजा गया। इंदौर के मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति द्वारा इन्हें सारस्वत मार्तंड सम्मान से सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इंदौर की एक संस्था है। कौन सी है? मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति। ठीक है, उसके द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। अब देखिए इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1991 में कहाँ हुई थी? मुंबई में। ठीक है, तो इसके अलावा इनके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो ये मध्य प्रदेश के सूचना विभाग में 1995 से 1956 तक कौन रहे थे? जनसंपर्क के अधिकारी रहे। अब हम बात करते हैं इनके व्यंग्य नाटकों की। तो एकता गधा उर्फ अल्लादाद खां, एकता गधा उर्फ अल्लादाद खां, ये इनका व्यंग्य नाटक है। प्रकाशन कब हुआ इसका? 1979 में। ठीक है, दूसरा इनका जो व्यंग्य नाटक है वो कौन सा है? अंधों का हाथी। ठीक है, प्रकाशन कब हुआ? 1979 में। अगर हम बात करें कि इन्होंने कौन कौन से संपादन कार्य किए हैं, तो संपादन कार्य में हम देखते हैं तो दैनिक मध्य देश, इसका संपादन कार्य किया। कहाँ से निकलती थी ये? भोपाल से। महत्वपूर्ण है पत्रिकाएं, ध्यान रखेंगे इन्हें परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे चलते हैं हम अपने अगली पत्रिका पर। ठीक है, तो नवलेखन पत्रिका, ये कैसी पत्रिका है? मासिक पत्रिका है। कहाँ से निकलती है? ये भी भोपाल से निकलती है। दूसरी जो है हिंदी एक्सप्रेस, कहाँ से प्रकाशित होता है? ये मुंबई से। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी कहानी की ओर, तो जिसका क्या नाम है? कोसी का घटवार। क्या नाम है इसका? कोसी का घटवार। ठीक है, इसकी रचनाकार कौन है? शेखर जोशी। ये कब प्रकाशित हुई? अगर इसकी सन पूछ ली जाए कि कोसी घटवार का समय अवधि क्या है प्रकाशन की, तो क्या है इसकी? 1957। कहाँ पर प्रकाशित हुई? महत्वपूर्ण है ये भी परीक्षा की दृष्टि से। कल्पना पत्रिका में। कहाँ प्रकाशित हुई? कल्पना पत्रिका में। ठीक है, तो कोसी का घटवार की जो कहानी है वो कैसी कहानी है? ये कहानी सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरे रहे अनाथ फौजी गोसाई और लक्ष्मण के कालातीत प्रेम की अद्भुत कहानी है। यानी कि ये जो कहानी है, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो सामाजिक जड़ता और जो रूढ़ियों के कारण क्या है, गोसाई और लक्ष्मण का जो प्रेम है वो अधूरा रह जाता है। ठीक है, तो इसमें जो पात्र हैं, तो मेन पात्र इसमें कौन सा है? मुख्य पात्र गोसाई। ये कौन है? एक फौजी जवान है जो कि अनाथ है। इसके अनाथ होने के कारण ही लक्ष्मण के पिता जो थे उन्होंने इसकी शादी किससे नहीं कराई? गोसाई से, है ना, क्योंकि ये अनाथ था। ठीक है, और ये लक्ष्मण कौन है? ये हमारी नायिका हैं। ये गोसाई के साथ इनके प्रेम संबंध थे, किंतु इनका विवाह नहीं हो पाया। ठीक है, अब हम बात करें कि लक्ष्मण का विवाह किससे हुआ, तो लक्ष्मण का जो विवाह कर दिया गया किससे किया? राम सिंह से। और ये भी किस में था? फौज में भर्ती था। ठीक है, लेकिन इसकी अचानक ही युद्ध में मृत्यु हो गई, या कहें एक दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई। अब दूसरा पात्र जो है इसमें लक्ष्मण का पुत्र है। ठीक है, तो ये हमारी कहानी के पात्र हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसा कि मैंने पृष्ठभूमि आपको बता दी है, कि इसमें सामाजिक जड़ता के कारण या सामाजिक सोच के कारण जो है इनके पिताजी, लक्ष्मण के जो पिताजी हैं, वो किसकी शादी लक्ष्मण किससे नहीं कराते हैं? गोसाई से। क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि इसका कोई परिवार नहीं था, यानी कि ये अनाथ था। ठीक है, तो इसलिए ये इस शादी को स्वीकृति
प्रदान नहीं करते और लक्ष्मण की शादी ज़बरदस्ती किससे करा दी जाती है? राम सिंह से। ठीक है, राम सिंह भी फौजी में था लेकिन इससे शादी क्यों कराई? क्योंकि इसका परिवार था, है ना। अब आप चलते हैं आगे। जब राम सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके परिवार वाले क्या करते हैं? लक्ष्मण और उसके बच्चे को क्या है, बाहर निकाल देते हैं, यानी कि उसे ताने देते रहते हैं कि इसकी वजह से इनके बेटे की मृत्यु हुई है और ये हमारे परिवार पे क्या है? बोझ है। क्या है? हमारे परिवार पे बोझ है। तो इन तानों से ग्रस्त होकर या अत्याचारों से पीड़ित होकर लक्ष्मण क्या है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर मायके चली जाती है। जब यहाँ आती है तो देखते इसके बाद इनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जब फिर कहानी अपने अगले चरण में बढ़ती है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गोसाई 15 वर्ष बाद वह अपने गांव लौटकर घर आता है। ठीक है, तो वहाँ आकर वो क्या करता है? आटे की एक चक्की खोलता है। तभी वहाँ पर किसकी मुलाकात होती है उससे? उसकी मुलाकात लक्ष्मण से होती है। जैसे ही वो लक्ष्मण को देखता है तो एक बार फिर उसके आंखों में नमी उतर आती है, यानी कि वो उसका मन पीड़ा युक्त हो जाता है। इसके साथ ही जब लक्ष्मण गोसाई को अपनी नज़रों के सामने देखती है तो वो भी निशब्द हो जाती है। ठीक है, अब फिर बाद में इन दोनों की बातचीत आगे बढ़ती है तो गोसाई को पता चलता है कि लक्ष्मण जो है वो विधवा हो चुकी है, कि उसकी लक्ष्मण की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसके साथ ही उसे लक्ष्मण की विधवा होने का भी पता चलता है। ठीक है, तो जब जो गोसाई है वो लक्ष्मण को आर्थिक सहायता भी प्रदान करना चाहता है, लेकिन जो लक्ष्मण है वो कैसी है? स्वाभिमानी है। कैसी है? स्वाभिमानी है। वो गोसाई की कोई भी आर्थिक मदद नहीं लेती है। आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण जो उसका स्वभाव है, उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है ना। तनाव में तो वैसे ही थी, उसका ज़बरदस्ती विवाह किसी और से करा दिया गया, लेकिन असमय इसके पति की मृत्यु हो जाने के बाद इसके ससुराल पक्ष से इसे प्रताड़ित किया जाने लगा और इसे घर से निकाल जब दिया गया था तो उसके बाद फिर इसके पिताजी की भी मृत्यु हो जाती है और अब इसका जो सब कार्यभार होता है इसके ऊपर ही आ जाता है और उसके साथ ही एक इसके पुत्र की परवरिश पर ही सारा कार्यभार लक्ष्मण के ऊपर रहता है। तो कभी कभी वो चिड़चिड़ेपन में जो गुस्सा होती है वो अपने छोटे से पुत्र पे निकाल देती है। हालांकि वो जानती है इसमें इसका कोई दोष नहीं है, लेकिन चिड़चिड़ाहट में वो उसके अपने पुत्र को डांट दिया करती है। यहाँ पर एक दृश्य देखने को मिलता है, जब गोसाई लक्ष्मण के यहाँ आता है तो लक्ष्मण उसे रोटी और चाय देती है। तो जो उसका बेटा था वो एकटक उसे देख रहा था, तो गोसाई ने जो उसकी स्थिति है वो देख के पहचान लिया और उसके पुत्र की तरफ रोटी और चाय आगे बढ़ाती, जिसे देख के लक्ष्मण खुन्नस खा जाती है और उसे ये बात अच्छी नहीं लगती है और वो क्या कहते हैं, क्या है, अपने बेटे को पर चिल्ला देती है ना, उस पर चिल्ला देती है। तो बाद में यहाँ पे गोसाई उसे रोकता है, लेकिन साथ ही साथ वो ये दृश्य देख के द्रवित भी हो जाता है कि लक्ष्मण जो पहले चंचल और संवेदनशील हुआ करती थी, आज उसके अंदर कितना चिड़चिड़ापन और तनाव भर चुका है। ठीक है, तो इस कहानी में क्या है, एक अधूरे प्रेम से उत्पन्न तनाव और छटपटाहट का मानविक वर्णन किया गया है, जिसमें समाज के नियम कानून के चलते उसके पिताजी ने इन दोनों का विवाह नहीं होने दिया, जिससे इनका जो प्रेम था वो क्या है, अधूरा रह गया। तो यही इस कहानी का अंत हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी अगली कहानी के ऊपर। अब चलते हैं अपनी अगली कहानी पर, तो जिसका नाम है गदल। ठीक है, तो गदल किसने लिखी है? तो गदल लिखी है रांगे राघव ने। किसने लिखी है? रांगे राघव ने। तो हमें अब इनका संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। तो रांगे राघव जी का जन्म कब हुआ था? 17 जनवरी 1923 में। कहाँ हुआ? आगरा में। ठीक है, और इनका मूल नाम क्या था? तिरुमल्ले नंबाकम वीर राघव आचार्य। नाम याद रखें,
पूछा जा सकता है। मूल नाम क्या था? तिरुमल्ले नंबाकम वीर राघव आचार्य। अब बात करें इनके पिताजी की, तो इनके पिताजी का क्या नाम था? श्री रंगाचार्य, श्री रंगाचार्य। ठीक है। मूल रूप से कहाँ से थे इनके पिताजी? तो ये तिरुपति आंध्र प्रदेश के निवासी थे। ठीक है, याद रखेंगे। माता का नाम क्या था? कनक बल्ली। माता का नाम कनक बल्ली। पत्नी का नाम क्या है? सुलोचना। अब हम इनकी रचनाओं की बात करते हैं। तो उपन्यास में देखिए महत्वपूर्ण रचना है घरौंदा पूछी जाती है, ये बिसात मठ मुर्दों का टीला। महत्वपूर्ण, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। ये याद रखें कि मुर्दों का टीला किसकी रचना है ना? तो किसकी? ये रामय राघव की। उसके बाद हुजूर है, चीवर है, अंधेरे की जुगनू, ये भी इम्पोर्टेंट है। राई और पर्वत, ये भी महत्वपूर्ण है। बोलते खंडर, बंदूक और बीन। ठीक है। छोटी सी बात, प्रोफेसर, पतझर, आखिरी आवाज, ये भी महत्वपूर्ण रचना है। कहानी संग्रह में देखें तो साम्राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फैन, अंगारे ना बुझे, अधूरी मुहूर्त। ठीक है। रिपोर्टाज में हम देखते हैं तो तूफानों के बीज, रिपोर्टाज में तूफानों के बीज। काव्य में अजय, पांचाली, रूपछाया, मेधावी, पिघलते पत्थर, राह की दीपक। ठीक है, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। नाटक में देखें तो स्वर्ण भूमि की यात्रा, रामानुज और विरूडक, ये महत्वपूर्ण रचनाएं। अगर नाटक पूछे तो इसमें पूछने की संभावना रहती है। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कि इन्हें किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो इन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार सन 1951 में प्रदान किया गया। इसके साथ ही इन्हें डालमिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 1954 में। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार पुरस्कार कब प्राप्त हुआ इन्हें? 1957 में। ठीक है। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1961 में। महात्मा गांधी पुरस्कार, ये इन्हें कब प्राप्त हुआ था? मरणोपरांत, यानी कि जब ये इनकी मृत्यु के बाद इन्हें ये सम्मान मिला। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कुछ लोग इन्हें, वैसे हिंदी का जो शेक्सपियर है वो किसे कहा जाता है? कालिदास को। वैसे अब बात करें, कुछ लोग इन्हें हिंदी का शेक्सपियर भी कहते हैं, किंतु अगर पूछा जाए हिंदी का शेक्सपियर कौन है तो कौन है? कालिदास को हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है। लेकिन कुछ विद्वान इन्हें हिंदी का शेक्सपियर भी कहते हैं। ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1962 में। आगे चलते अपनी कहानी की ओर। तो जो हमारे पाठ्यक्रम में कहानी लगी हुई है उसमें मैं कौन सी कहानी है? गदल। तो गदल, ये तो इस कहानी का नाम गदल क्यों है? क्योंकि ये गदल इस कहानी की नायिका का नाम है। ठीक है। तो पहले हम पात्रों को देख लेते हैं। तो गदल, जैसा कि हमारी कहानी का शीर्षक भी है, ये कहानी की नायिका है और कितने साल की है? 45 वर्षीय है। गुन्ना गदल का पहला पति है, यानी कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। डोडी गदल का देवर, यानी कि ये इनके पति गुन्ना का मुँह बोला भाई होता है, मुँह बोला भाई होता है। लेकिन डोडी और गदल के बीच क्या होते हैं? प्रेम संबंध होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं जब गदल के पति गुन्ना की मृत्यु हो जाती है तो वो किससे शादी कर लेती है? मौनी से। मौनी इसका दूसरा पति होता है। हालांकि गदल ये बात डोडी से भी कहती है कि चलो दोनों लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन डोडी शर्म के मारे और सामाजिक मर्यादा के चलते उसके इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता है। ठीक है। तो इससे क्या है? गदल क्या है? बुरा मान जाती है और डोडी को दिखाने के चक्कर में वो क्या है? दूसरी शादी कर लेती है ना। हम देखते हैं इसके साथ ही निहाल एवं नारायण गदल के बेटे भी हैं। ठीक है। उसके बाद चंपा एवं चमेली गदल की बेटियां भी हैं। दुल्लो गदल की जेठानी भी है। ठीक। और दुल्ला कौन है? निहाल की पत्नी। देखिए इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि अगर पूछ लिया जाए कि गदल कहानी में दुल्ला कौन थी, तो दुल्ला कौन थी? इसकी बहू थी। ठीक है।
किसकी थी? निहाल की पत्नी और गदल की बहू थी। और दुल्लो कौन है? जेठानी थी। जब गदल मोनी से विवाह कर लेती है तो जो इनके जो बेटे और बेटियां हैं इनसे क्या है, संबंध तोड़ लेते हैं, है ना। तो हम देखते हैं इसकी विषय वस्तु को। प्रेम की, इस कहानी में प्रेम की त्रासदी का वर्णन है। ये एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो अपनी संस्कारगत सीमाओं के रूप में विद्रोह उत्पन्न करती है। यानी कि ये मन मर्जी करने वाली है, खुले विचारों की नारी है। इस पे कोई सामाजिक पाबंदियों को ये स्वीकार नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद कहानी खारी गुजर जनजाति के ऊपर केंद्रित है। अब ये पूछ लिया जाए ये कहानी किस जनजाति के ऊपर केंद्रित है, तो गुजर जनजाति के ऊपर, खारी गुजर जनजाति के ऊपर, ठीक है, केंद्रित है। और ये यह समाज आज के भारत में कहाँ पाया जाता है? पश्चिम भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यह आज का समाज पश्चिम भाग में पाया जाता है, ठीक है। जो गदल होती है अपने पहले पति, क्या नाम है इसका? गुन्ना, उसकी मृत्यु के बाद किससे शादी कर लेती है? मोनी से विवाह कर लेती है, ठीक है। और वो विवाह क्यों करती है? क्योंकि उसके पति की मृत्यु के बाद उसे अपने बच्चों से और समाज से वो अपनापन नहीं मिला जो उसके पति के रहते हुए मिलता था। हर तरफ से उसे बेरुखी मिली, इसलिए वो दूसरा विवाह कर लेती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमें एक जो प्रेम त्रिकोण भी देखने को मिलता है ना। तो गदल और डोडी के जो प्रेम है वो एक अनकही पहेली था। गदल की नज़र में ये सही था, लेकिन ये मर्यादाओं का हनन है, ठीक है। लेकिन गदल इन सबको नहीं मानती है ना। तो जब डोडी की मृत्यु हो जाती है तो जो गदल होती है, डोडी की मृत्यु पे जो गदल होती है वो मोनी को छोड़कर वापस आ जाती है। अब वो छोड़कर क्यों आती है? क्योंकि जो मोनी था वो उसे जाने नहीं देता, डोडी की मृत्यु पर उसे देखने जाने नहीं देता है, इसलिए जो गदल होती है उससे अपने सारे संबंध तोड़ लेती है ना। तो उसके बाद जो डोडी की जो अंतिम क्रिया होती है तो उसका सारा कार्य किसने किया था? गदल ने। तो उस समय ब्रिटिश सरकार का शासन था, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठे होना एक अपराध के उसमें आ जाता है ना। तो कोई भी क्या है, डोडी की शव को कंधा देने के लिए तैयार नहीं था, या एक अंतिम क्रिया कराने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन गदल क्या है, लड़ झगड़ के सब लोगों को इकट्ठा करती है। और वहाँ पे जब तक इधर गदल डोडी का जो है, इधर डोडी का दाह संस्कार होता है और उधर पुलिस द्वारा गदल के साथ मुठभेड़ होती है और उसे गोली लग जाती है। और यहीं पे क्या है, गदल की मृत्यु हो जाती है ना। क्योंकि उसने क्या है, भीड़ भाड़ को इकट्ठा कर लिया था, जो कि उस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा कानून में उल्लंघन था। तो यहाँ पे वो सबसे लड़ झगड़ के क्या है, डोडी का दाह संस्कार करती है और उसके साथ ही पुलिस की गोली की वो शिकार होती है और यहाँ पे गदल की मृत्यु हो जाती है ना। तो अगर हम इसकी देखेंगे तो गदल की जो पृष्ठभूमि है वो आधुनिकता बोध से उत्पन्न त्रासदी का अनुभव हमको कराती है ना। तो यहाँ पे हमारी ये कहानी समाप्त होती है। अब चलते हैं हम अपनी अगली कहानी के पास। तो अगली कहानी क्या है हमारी? नशा। ये किसके द्वारा रचित है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, है ना। तो सबसे पहले हम प्रेमचंद जी के विषय में थोड़ी बातें कर लेते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे उनके बारे में लिखा नहीं है ना। तो मुँह ज़बानी में आप लोगों को बता देती हूँ कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 को। कहाँ हुआ था? वाराणसी के लम्ही गांव में, ठीक है। तो इनका जो नाम था, क्या नाम था इनका? धनपत राय, जो इनके पिता ने रखा था। लेकिन इनके ताऊ ने इनका नाम क्या दिया? नवाब राय, है ना। तो ये उर्दू में इन्होंने जितनी भी रचनाएं की वो किस में की थी? नवाब राय के रूप में, है ना। तो इसके बाद देखते हैं इन सन 1906 में इनका विवाह किससे हुआ? बाल विधवा शिवरानी जी से इनका विवाह हुआ, है ना। तो आगे चलते हैं। इनका पहला उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन, जिसका प्रकाशन 1907 में कानपुर जमाना प्रेस से प्रकाशित हुआ, जिसकी कहानियाँ देश प्रेम से परिपूर्ण थी, ठीक है। उस समय
उस समय के जो कलेक्टर थे कौन थे, सेडिशन, जिन्होंने इन्हें राजद्रोह के आरोप में इनकी सोजे वतन की 700 बची प्रतियों को आग में जलवा दिया था, है ना। उसके बाद इन्होंने कई रचनाओं लिखी जिसमें इन्होंने 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियाँ भी लिखी, है ना, जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित है। वो कितने में, मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित है क्या, इनकी कहानियाँ। इसके साथ इन्होंने 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठों की लेख, संपादकीय भाषण, भूमिका पत्र आदि की रचना की। लेकिन जो यश और प्रतिष्ठा उन्हें उपन्यास एवं कहानियों से प्राप्त हुई, वे अन्य किसी विधाओं से प्राप्त ना हो सकी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि मुंशी प्रेमचंद्र उर्दू, हिंदी के साथ साथ उर्दू के भी ज्ञाता थे। अब चलते हैं हम अपनी कहानी की ओर, है ना। तो पहले हम इसके पात्र देख लेते हैं। तो हमारी कहानी का नाम जैसे कि आपको दिख ही रहा है, नशा है। तो पहले हमारे पात्र देख लेते हैं। तो इसमें पात्र में ये लेखक स्वयं ही है। ये कौन है, गरीब क्लर्क के बेटा है जिसका नाम क्या है, वीर। ठीक है, इसमें भी 1-2 जगह पर उन्होंने अपना नाम लिया है, वैसे उन्होंने लेखक के तौर पे ही अपने आप को परिचित कराया है। ईश्वरी कौन है, इनका दोस्त है। और इसके जो पिताजी होते हैं वो कौन है, जमींदार। तो इसकी आर्थिक स्थिति अधिक संपन्न है ना, और लेखक की आर्थिक स्थिति इतनी संपन्न नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हमें और भी पात्र देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें हम रियासत अली और राम हरक नो, ठीक है, ये कौन होते हैं, ये ईश्वरी के नौकर होते हैं, है ना। तो अब इसमें इस कहानी में विशेष क्या है वो हम देखते हैं। इस कहानी में एक गरीब विद्यार्थी पर वैभव तथा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन का नशा चढ़ने और उतरने का स्वाभाविक चित्रण है। तो अगर हमने यहाँ की पृष्ठभूमि समझे तो एक जो गरीब विद्यार्थी है, जो लेखक है, जब वो अपने दोस्त ईश्वरी के साथ उसके गांव जाता है, वहाँ पे जब उसके आदर सत्कार, वैभव, शौर्य को दिखता है, तो धीमे धीमे भी उसमें भी वो अवगुण आने लगते हैं जो क्या है, जमींदारी लोग के अंदर होते हैं। वो अपने रुतबे का घमंड करते हैं और कमजोर वर्ग का शोषण करते हैं। तो धीमे धीमे करके ये जो उसमें ये गुण थे, जो अवगुण थे, वो किस में आ रहे हैं, लेखक यानी कि वीर में आ रहे हैं। और उसे पता नहीं चल रहा है कि ये एक नशे की तरह उस पर सवार हो रहा है ना। तो इसमें जमींदार वर्ग का ऐश्वर्य का चकाचौंध का वर्णन देखने को मिलता है, निम्न वर्ग का शोषण व दमन देखने को भी मिलता है। ठीक है, वीर का ईश्वरी के साथ उसके घर जाना, ईश्वरी के घर पहुंचने पर वहाँ पे वीर का परिचय जमींदार व महात्मा गांधी के सहयोग रूप में पहचान कराना। जो ईश्वरी होता है, जब वो अपने गांव जाता है तो वीर को भी साथ लेके जाता है ना, तो उसका परिचय जमींदार और महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में कराया जाता है। पहले तो उसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बाद में क्या, उसे खुशी महसूस होती है ना। फिर वीर पर धीमे धीमे जमींदारी की रईसी का नशा चढ़ना स्टार्ट हो जाता है ना। तो वो जैसे उसमें परिवेश में गया, वैसे वैसे उस पर ये नशा चढ़ने लगा और वह पूर्ण रूप से स्वयं को राजा समझने लगता है। देखिए, गया तो वो ईश्वरी के साथ था, है ना। तो ईश्वरी के यहाँ जाकर वो इतना उस ऐश्वर्य और उसमें इतना रम जाता है कि वो अपनी खुद की पहचान को भूल जाता है। और ये जो नौकर हैं, इन पर क्या है, अपनी मनमर्जी चलाने लगता है। वो ये भी भूल जाता है कि ये शानो शौकत है, वो किसकी बदौलत है, ईश्वरी की बदौलत, ना कि उसकी खुद की बदौलत ये शानो शौकत है। ठीक है, अब यहाँ पर है ईश्वरी। अब जब देखते हैं कि ईश्वरी और वीर जब वापस लौटकर अपने छात्रावास पे आते हैं, तो वहाँ का वर्णन यहाँ देखने को मिलता है। तो इसमें ईश्वरी और वीर के पास लौटने पर ट्रेन के तीसरे दर्जे में चढ़ जाते हैं, है ना। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तभी एक जो व्यक्ति होता है वो गठरी लेकर आता है। तो उसका जो गठरी है ना, बार बार किसके, लेखक की नाक पे, यानी कि वीर की नाक पे छू जाती है। तो जो लेखक है उसके अंदर तो इतना, कहते हैं ना, वो उस परिवेश से निकल के तुरंत ही जा रहा, तो उसके अंदर ये चीज़ होती है रुतबे की, वो अभी भी बरकरार थी। तो वीर अमीर के नशे में उसके गाल पर थप्पड़ जड़ देता है। तो वहाँ पे जो सभी लोग थे वो भरा बुरा कहते हैं कि अगर इतनी अमीरी चढ़ी हुई है तो फिर इस 3rd दर्जे वाले उस डिब्बे में क्यों चढ़े हो, है ना। तब भी उसे कोई बुरा नहीं लगता कि उसने ये कोई
ओछा कार्य किया है उसे अपनी इसमें अपना जो कार्य है वो सर्वश्रेष्ठ ही लगता है कि उसने अच्छा काम किया है। लेकिन जब ईश्वरी ने वीर को फटकार लगाई है ना, तब जाके उसे आभास होता है कि उसने क्या है, बहुत बड़ी क्या कर दी है, भूल। यानी कि वो दूसरे की शान शौकत को के ऊपर इतना उछल रहा है जो उसके किसी काम के नहीं है ना। तो अंत में जब ईश्वरी द्वारा उस पर फटकार लगाई जाती है तब वीर के सर से क्या है, अमीरी का नशा उतर जाता है। तब उसकी आंखें खुलती हैं कि वो जिस शान शौकत की जहाँ पहले बुराइयां करता था, लेकिन जब ईश्वरी के साथ वो गया तो उसी चीज़ में वो रम गया। फिर उसे जमींदार के सब काम अच्छे लगने लगे है ना। तो पहले जहाँ वो विरोधी हुआ करता था, अब वो जमींदार के क्या चाटुकारिता करने लगा है ना। तो यहाँ उसका नशा उतर जाता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कौन सी शैलियों का प्रयोग किया गया है। तो इस कहानी में आत्मकथात्मक शैली, प्रतीकात्मक शैली और मनोविश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तो ये पूरी जो कहानी है वो मनोविश्लेषणात्मक शैली के ऊपर आधारित है। इसके साथ ही ये लेखक की आत्मकथा को दिखलाती है। तो यहाँ पर हमने अपनी MP असिस्टेंट प्रोफेसर में जितने भी कहानियाँ लगी थी उनको हमने संचय में देखा। देखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से हमने सिर्फ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हीं को देखा, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि हम पूरी एक कहानी को पढ़ें है ना। तो जो हमें मेन है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, सब उन्हीं के बारे में चर्चा की है। तो मिलते हैं अपनी अलग सत्र में एक नई शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।